मैं प्रदीप कुमार आपका वेदांत ICS में स्वागत करता हूं। हम लोग ARO की स्पेशल और टारगेट बैच लेकर आए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कराना। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग आज साइमन कमीशन का अध्ययन करेंगे, जहां से प्रश्न आता रहता है। पहला जो महत्वपूर्ण चीज है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। गठन क्यों किया गया? जैसा दोस्तों आपको पता होगा 1919 का एक्ट आया था। 1919 के एक्ट में एक प्रावधान था कि 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए 10 वर्ष में एक आयोग का गठन किया जाएगा कि उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, उसने अपने लक्ष्यों को कितना पूरा किया। परंतु जो सबसे बड़ी बात थी, तो इसका गठन जो है 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए था। एक्ट की समीक्षा के लिए था और जिसे 10 वर्ष में गठित होना था, परंतु यह गठित कब हो गया? 1927 में। और जबकि इसको गठित कब होना चाहिए था? 1929 में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये 2 वर्ष पहले क्यों गठित हुआ? तो इसके जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो ये कारण था ब्रिटेन की घरेलू राजनीति। ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, और एक पार्टी थी लेबर पार्टी, इनमें सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में और उसे उम्मीद थी कि इस चुनाव में वो हार जाएगी और लेबर पार्टी की सरकार बन जाएगी। और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर इतने महान सुधारों को लेबर पार्टी को हस्तांतरित नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि लेबर पार्टी इस संदर्भ में उचित न्याय नहीं कर पाएगी। लेबर पार्टी कुछ यहाँ की कांग्रेस की तरह थी, लिबरल टाइप की पार्टी थी, और कंजर्वेटिव कुछ यहाँ के बीजेपी की तरह है। आप सामान्य शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं। इसलिए इसका 2 वर्ष पूर्व गठन हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? 1919 के एक्ट की समीक्षा करना और संवैधानिक सुधारों के लिए, जो संवैधानिक सुधार आगे होने हैं, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना। अब क्वेश्चन है, जब 1927 में ये गठन हुआ तो इसमें कितने सदस्य थे? तो कई बार ये एग्जाम में आता है। इसमें टोटल सदस्य थे 7। इसमें टोटल कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे इसमें। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये कब गठित हुआ? 1927 में गठित हुआ। कारण मैंने आपको बता दिया, ब्रिटेन की घरेलू राजनीति में आजकल कथन कारण के प्रश्न आते हैं, तो उसमें यह प्रश्न आ सकता है कि साइमन कमीशन का गठन का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण था वहां की घरेलू राजनीति। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि साइमन कमीशन भारत जब आया तो भारत आने पर प्रतिक्रिया कैसी रही, क्योंकि इसका गठन तो हो गया। तो भारत में इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि जो 7 सदस्य थे वो गोरे थे। गोरे कहने का अर्थ है वो 7 सदस्य अंग्रेज थे। अब जब 7 सदस्य अंग्रेज हैं तो भारत की जनता उसका विरोध कर रही है। भारत के प्रमुख नेता उसका विरोध कर रहे हैं कि भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधार होना है, परंतु भारत का एक भी सदस्य इस संवैधानिक सुधार में शामिल नहीं है। तो यह भारत के लिए कैसा संविधान बनाएगा? इस प्रकार ये लोग इस संविधान को मानने के लिए तैयार, इस कमीशन को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो भारत का संविधान बनाने के लिए गठित किया गया। अब दूसरी बात हमें यह समझना है कि ये तो विरोध हो रहा है, विरोध के तरीके और किस तरह से विरोध किया गया उसको अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बंबई पहुंचा। यह कमीशन कहाँ पहुंचा? बंबई पहुंचा। तो कई बार प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन आया कहाँ से? बंबई से आया। कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार यह परीक्षाओं में आया है। व्हाइट कमीशन किसे कहते हैं? साइमन कमीशन को कहते हैं। क्यों व्हाइट कमीशन कहते हैं? क्योंकि 7 सदस्य गोरे हैं। इसलिए जब 3 फरवरी 1928 को बंबई में आया
तो बंबई में इसका तीव्र विरोध किया कांग्रेस के लोगों ने, तीव्र विरोध। साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगे, नारे लगे। साइमन वापस जाओ के नारे बहुत तेजी से लगने लगे और बहुत ज्यादा तीव्र विरोध किया गया। अब इसके बाद हमें यह समझना पड़ेगा, जो साइमन कमीशन भारत आया है, उस साइमन कमीशन के भारत आने के बाद, उस साइमन कमीशन के भारत आने के बाद भारत में कांग्रेस के विरोध का तरीका, कांग्रेस ने विरोध तीव्र किया, विभिन्न स्थानों पर विरोध किया, जैसे बंबई में विरोध किया, लखनऊ में विरोध किया, लाहौर में विरोध बहुत तीव्र था। और लाहौर में ही आपने कहानी पढ़ी होगी, लाला लाजपत राय, जब आप छोटे थे तो आपने ये पढ़ा होगा, लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई, चार्ज में मृत्यु, लाठी चार्ज में मृत्यु। ये बहुत बड़ी घटना थी, लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मृत्यु। क्यों? क्योंकि इसने पूरे भारत को उद्वेलित कर दिया, और जब पूरे भारत को उद्वेलित कर दिया तो साइमन कमीशन का विरोध तीव्र होने लगा। जैसे ही यह विरोध तीव्र हुआ तो भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड, कई बार ये प्रश्न आया, लॉर्ड बर्कनहेड, भारत राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को एक चुनौती प्रस्तुत की कि भारतीयों के लिए संविधान भारतीय स्वयं नहीं बना सकते, भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना सकते, भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना सकते। कहने का अर्थ है कि लॉर्ड बर्कनहेड ने सीधे भारतीयों की योग्यता और एकजुटता को चैलेंज किया कि आप अपना संविधान नहीं बना सकते, और हम अगर संवैधानिक सुधारों को लागू करते हैं तो आप लोग हमारा विरोध करते हैं। ये लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती थी, जिसके जवाब में एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। ये भी रिपोर्ट कई बार क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट कब आई? साइमन कमीशन के साथ नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1927 में, 1927 में यह रिपोर्ट आई। अब क्वेश्चन ये है कि जब नेहरू रिपोर्ट आ गई तो नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया? कोशिश किया गया कि भारत के लिए संविधान बनाया जाए, मतलब संविधान का फॉर्मेट बनाया जाए कि हमारा संविधान कैसा होगा, एक संविधान का प्रॉपर फॉर्मेट बनाया जाए। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट, तो उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं साइमन कमीशन ने जो सिफारिशें की उनमें कौन कौन से मुख्य चीजें शामिल थी। सिफारिशें, पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार परीक्षाओं में आता है, साइमन कमीशन ने स्वशासन, होम रूल की मांग अस्वीकार कर दी, की मांग अस्वीकार कर दी। उसने कहा भारतीय अभी अपना शासन चलाने के योग्य नहीं हैं, उसने स्वशासन की मांग को भी रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की मांग, डायरेकी, जिसको क्या कहते हैं, डायरेकी, जो 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों मिलकर प्रांत का शासन चलाएगी, अर्थात राज्यों को थोड़े अधिकार दिए गए थे, चुने हुए प्रतिनिधि शासन चला रहे थे। अब वो बात थी कि केंद्र में द्वैध शासन की मांग थी 1919 के एक्ट में कि अगर प्रांतों में लागू किया तो केंद्र सरकार में भी लागू किया जाए। केंद्र में द्वैध शासन की मांग अस्वीकार, इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया। अर्थात साइमन कमीशन में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ये थी
कि दायरे की, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि दायरे की द्वैध शासन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। केंद्र में सिर्फ और सिर्फ वायसराय की काउंसिल ही शासन करेगी, भारतीयों को चुना हुआ प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। साइमन कमीशन में यह मांग नहीं रखी गई, अस्वीकार कर दी गई। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं है, भारतीय सदस्य अनुपस्थित, कोई भारतीय सदस्य नहीं है, ना ही कोई भारतीयों की मांगों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया गया है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या सभी लोगों ने भारत में इसका विरोध किया था। सभी लोगों ने नहीं, दो पार्टियों ने भारत में इसका विरोध नहीं किया था। एक थी जस्टिस पार्टी, जो दक्षिण भारत में थी, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में, और एक थी अंबेडकर जी की पार्टी, अर्थात अंबेडकर जी ने इसका समर्थन किया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन का समर्थन किसने किसने किया था, मुख्य रूप से जस्टिस पार्टी और अंबेडकर जी ने इसका समर्थन किया था। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया। यह 7 सदस्यीय था, एक भी इसमें भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसका विरोध बहुत तीव्र हुआ। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हुई। यह क्वेश्चन कई बार आता है। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 3 फरवरी 1928 को आया साइमन कमीशन। कहाँ पर आया? बम्बई में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसकी मांगों पे प्रश्न आता है, तो इसने डोमेनियन स्टेटस की मांग को रिजेक्ट कर दिया था। डोमेनियन स्टेटस नहीं देंगे, स्वशासन नहीं देंगे, और अभी केंद्र में द्वैध शासन को लागू नहीं करेंगे। और लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती कि भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते, इसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें भारत के सभी प्रमुख नेता एक मंच पर बैठे और उन्होंने भारत के संविधान का खाका तैयार किया। और नेहरू रिपोर्ट में मुख्य मांग क्या थी? कि हमें डोमेनियन स्टेटस दिया जाए। हमें कौन सा स्टेटस दिया जाए? डोमेनियन स्टेटस दिया जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का तीव्र विरोध हो रहा है। भारत की स्थिति क्या है? भारत में साइमन कमीशन का विरोध बहुत तीव्र है, और वहां पर ब्रिटेन की सरकार भी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। इसी बीच आपको याद होगा, भारत में एक वाइसराय थे, लॉर्ड इरविन। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, गांधी जी की दांडी यात्रा। गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा। अब जब गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 12 मार्च 1930, गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ये शुरू हुई। इससे क्या हुआ? जन दबाव बढ़ा। क्या बना? जन दबाव। क्या बना? जन दबाव। जन दबाव बहुत ज़्यादा तेज होने लगा। और इस जन दबाव के काउंटर करने के लिए, इस जन दबाव को काउंटर करने के लिए, दबाव को काउंटर करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का गठन बुलाया कहाँ गया? ब्रिटेन में बुलाया गया। पर्पस क्या था? कि भारतीय नेताओं के साथ बैठकर संवैधानिक सुधार के ढांचे को आगे बढ़ाया जाए, कि हमें किस प्रकार का संवैधानिक सुधार आगे करना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसे आयोजित की गई और क्यों आयोजित की गई। जैसा मैंने आपको बताया, साइमन कमीशन का बहुत तीव्र विरोध हो रहा था। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कर दी थी, उससे बहुत ज़्यादा ब्रिटिश सरकार पे दबाव था, और ब्रिटिश सरकार भारतीयों को तुष्ट करने के लिए
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाती है, जिसको कहा जाता है गोल मेज सम्मेलन। क्या कहा जाता है? गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये इसकी टोटल संख्या है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए गए थे। जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो नवंबर 1930 में बुलाया गया। फर्स्ट आरटीसी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नवंबर 1930। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में बुलाया गया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, लंदन में थी, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बस यही क्वेश्चन आता है मुख्य रूप से, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, इसलिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सफल नहीं हुई और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐतिहासिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने भारतीय इतिहास को एक नई दशा और दिशा दी, जो भविष्य में भी बहुत निर्णायक साबित हुआ। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक चला। डेट आपको याद रखना है, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट क्या है? सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। इसके प्रमुख मुद्दे क्या थे? मुद्दे थे संवैधानिक सुधारों पर बात करना। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात था, संवैधानिक सुधारों पर सुधार पर बात करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात था, गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। गांधी जी इसमें शामिल हुए। गांधी जी के शामिल होने के कारण द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि, गांधी जी कांग्रेस के क्या हैं? एकमात्र प्रतिनिधि हैं जो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने एकमात्र क्यों लिखा, कई बार ये परीक्षा में आता है। सरोजिनी नायडू भी गई थी, वो भी कांग्रेस सदस्य हैं, ऑप्शन में देगा सरोजिनी नायडू भी, पर आप नहीं मारेंगे, आप एकमात्र प्रतिनिधि, मतलब ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से बात करने गांधी जी गए थे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस सदस्य के रूप में गई थी, परंतु वो कांग्रेस की प्रतिनिधि नहीं थी, वो अपने व्यक्तिगत स्तर पे गई थी, उन्हें बुलावा था, वो व्यक्तिगत स्तर पे गई थी, परंतु कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी इसमें शामिल हुए। अब जो हम लोग को दूसरी बात समझनी है, इसमें क्या विवाद हुए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक विवाद उभर गया गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में इसमें एक बहुत बड़ा विवाद उभर गया। विवाद क्या था? विवाद था सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्शन, पृथक निर्वाचक मंडल। इसको आप समझिए, पृथक निर्वाचक मंडल होता क्या है। जैसे अगर कोई सीट, जैसे मान लीजिए लखनऊ की सीट है, यह अजम्पशन कर लीजिए, यह सीट किसी एससी कैंडिडेट के लिए या हरिजन कैंडिडेट या दलित कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दी गई, आरक्षित कर दी गई, तो यह सेपरेट इलेक्टोरेट यह बताता है कि इस पर खड़ा होने वाला कैंडिडेट कौन होगा? दलित होगा, क्योंकि दलित के लिए आरक्षित है। प्लस इसको इलेक्शन में वोट करने वाले भी ये भी कौन होंगे? दलित होंगे। समझिए, बहुत बार आता है सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? खड़ा होने वाला कैंडिडेट भी रिजर्व है, वोट करने वाले कैंडिडेट भी रिजर्व है। समझ आ गया? ये है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। अंबेडकर जी इसके पक्ष में थे, गांधी जी इसके विरोध में थे।
और ये जो प्रस्ताव था इसको मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। कम्युनल अवार्ड के रूप में इतिहास में सुप्रसिद्ध है ये। क्या नाम है इसका? मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड। मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड। मैकडोनाल्ड कौन है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। और कम्युनल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारतीयों को ये लगता है कि भारत को अब हिंदू मुस्लिम में विभाजित करने के बाद अंग्रेज भारत में हिंदुओं को विभाजित करना चाहते हैं, भारत में विभाजन की जड़ों को और गहरा करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्शन में दलितों को अलग से निर्वाचन का अधिकार देने की बात कही। गांधी जी ने इसका तीव्र विरोध किया, अंबेडकर जी इसके समर्थन में थे और अंततः ये पूरी बैठक असफल हो जाती है। इस बैठक में कोई निर्णय नहीं निकल पाता। तो द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली बार इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई, वो भी किसके लिए? दलितों के लिए, ठीक उसी तरह जैसे 1909 के एक्ट में मुसलमानों के लिए प्रावधान करने की बात थी। यह असफल क्यों हो गई? क्योंकि इसमें गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच टकराव हो गया, विचारों का टकराव था। अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरल इलेक्शन के पक्ष में थे और गांधी जी इसके विरोध में खड़े थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको यहां लग रहा होगा कि गांधी जी क्यों इसके विरोध में थे और अंबेडकर जी क्यों पक्ष में थे। गांधी जी को लगता था कि यह भारतीय समाज को विभाजित करने की एक रणनीति है और अंबेडकर जी को लगता था कि यह प्रतिनिधित्व देने के लिए उठाया गया अंग्रेजों के द्वारा आवश्यक कदम है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वो है पूना पैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूना पैक्ट। कब हुआ पूना पैक्ट? 1932 में। वेरी हिस्टोरिकल, कई बार मैच कराने के लिए आता है। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। किस के बीच हुआ? गांधी जी एवं अंबेडकर जी के बीच में। किस मुद्दे को लेकर हुआ? जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्शन, पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल किस बात को लेकर हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्शन, पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर यह विवाद हुआ था, जो द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ था। उसी के संदर्भ में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में यह सहमति बनी, अंबेडकर जी ने कहा कि मैं पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार करता हूं। ध्यान से समझिएगा, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को मैं अस्वीकार करता हूं और इसलिए गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ 1932 में। अब ये हुआ कैसे? गांधी जी पुणे के एरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आने के बाद गांधी जी ने अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो भारतीय समाज विभाजित हो जाएगा और एरवदा जेल में वो आमरण अनशन पर बैठ गए। इस आमरण अनशन से चिंतित होकर अंततः मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से, दो आदमी का प्रयास है इस पूना पैक्ट को कराने में, दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक है मदन मोहन मालवीय और दूसरा है तेज बहादुर सप्रू। मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू, इनका महत्वपूर्ण योगदान है इस पूना पैक्ट को कराने में। तो ये पूना पैक्ट इस तरह से संपन्न हुआ। और पूना पैक्ट में जो एक क्वेश्चन आता है, पूना पैक्ट पे गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया, अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किया, परंतु गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय ने उस पर हस्ताक्षर किया है। इस तरह यह पूना पैक्ट संपन्न हुआ 1932 में और गांधी जी के द्वारा विरोध किए जाने के कारण पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड आरटीसी।
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस ने फिर इसमें भाग नहीं लिया, खत्म, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी समाप्त हो गई। अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। पहला, कांग्रेस कौन से आरटीसी में शामिल हुई थी? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। दूसरा प्रश्न जो आता है, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किसमें हुई? वो भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुई। ठीक। तीसरा जो क्वेश्चन आता है, कांग्रेस गांधी जी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? एकमात्र द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अंबेडकर जी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है, तीनों आरटीसी में भाग लिया। इनके अलावा भी बहुत लोग हैं जिन्होंने भाग लिया है, परंतु वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यही प्रश्न आता है, अंबेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, पृथक निर्वाचक मंडल का विवाद द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आया, कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको याद रखना इसमें जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।